अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो आज बच्चे हम सेकंड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया कॉलम्स लॉ, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, 3 में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम समझते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़ जिसने हमें इतना परेशान किया हुआ है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, चलते हैं इसके कंसेप्ट की तरफ। सबसे पहले हम ये कंसेप्ट समझेंगे कि भाई फ्लक्स क्या होता है, ओनली फ्लक्स, इसको आपने समझना है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में बैठ गई तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो कोई चीज़ ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में ना आए। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि फ्लक्स क्या होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर एक पाइप बनाया है, उस पाइप में से पानी फ्लो करके निकल रहा है ब्लैक कलर में। कंसीडर कर लें कि हमारा जो पानी है फिजिक्स का वो ब्लैक कलर का ही है। तो यहाँ से जो पानी फ्लो कर रहा है, तो देखिएगा कि मैं इसे कहूँगा ये वाटर फ्लक्स है। अब भाई इसे मैंने वाटर फ्लक्स क्यों कहा, पानी इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से गुजर रहा है, पास कर रहा है। तो किसी भी चीज़ का किसी खास एरिया में से गुजरना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। चलें समझिए, कोई मसला नहीं। एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके सामने एक दरवाज़ा हो, इमेजिन कर लें, आपने दरवाजे पे खड़े हो जाना है और देखना है कि इस दरवाजे में से एक वक्त में कितने लोगों ने गुजरना है। अगर उस दरवाजे में से एक वक्त में एक बंदा गुजर रहा है, आपका उस दरवाजे का फ्लक्स 1 है। अगर 2 लोग गुजर रहे हैं तो फ्लक्स 2 है, 3 लोग गुजर रहे हैं तो फ्लक्स 3 है। तो सिंपली फ्लक्स ये है कि किसी भी खास एरिया में से कौन सी चीज़ कितनी गुजर रही है। कम गुजर रही है तो कम फ्लक्स, ज़्यादा गुजर रही है तो ज़्यादा फ्लक्स। पासिंग समथिंग इज कॉल्ड फ्लक्स ओनली, और कुछ भी नहीं है। तो चलते हैं, अब देखते हैं अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें से लाइंस इमर्ज होती हैं, निकलती हैं। तो हमने कहा था रेडली आउटवर्ड लाइंस आपकी इमर्ज हो रही हैं, तो बिल्कुल ये वही आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उसमें से एक लाइंस निकल रही हैं। तो उसके रास्ते में हमने एक यूनिट एरिया रख दिया। अब आप कहेंगे सर यूनिट एरिया क्या होता है? वो ऐसा एरिया जिसकी मेजरमेंट 1 मीटर स्क्वायर हो, ये भी यूनिट एरिया है। जिसकी मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये भी यूनिट एरिया है। 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो तो ये भी आपका यूनिट एरिया है। तो बस 1 आना चाहिए साथ में, तो वो आपका यूनिट एरिया हो जाएगा। तो ये बच्चे आपका एक यूनिट एरिया है और उसमें से कितनी लाइंस गुजर रही हैं? 1 2 3। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। किसी भी खास एरिया में से गुजरने वाली लाइंस की तादाद को, कौन सी लाइंस की तादाद? इलेक्ट्रिक लाइंस की तादाद को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। होगी ना बात आसान, बिल्कुल। तो अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। तो इसकी डेफिनेशन हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यूनिट एरिया में से पास कर रही है भाई, ये आपके पास यूनिट एरिया जो इसमें से लाइंस पास कर रही हैं वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो इसमें 2 चीज़ें तो हैं, एक आपने याद रखना है यूनिट एरिया, और दूसरी चीज़ आपने क्या याद रखनी है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसकी एक और डेफिनेशन भी है और इसकी एक मैथमेटिकल फॉर्म भी है, उसको डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एरिया एंड व्हाट इज वेक्टर एरिया, और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। ये आपके पास बच्चे एक एरिया है, किसी भी चीज़ की लंबाई ज़रब चौड़ाई को हम एरिया कह देते हैं। जैसे एरिया आपके पास हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती। हाँ, अगर हम एरिया के ऊपर एक नॉर्मल कंसीडर कर लें, जैसे ये आपके पास एक एरिया है, उसके ऊपर हमने एक नॉर्मल कंसीडर कर लिया, नहीं समझ आई कोई मसला नहीं। ये मेरी हाथ एक एरिया है, इस हाथ के ऊपर मैं अगर एक नॉर्मल कंसीडर कर लूँ, मैं कहूँ इसकी डायरेक्शन फर्ज करने के एरिया के नॉर्मल है। अब ये एरिया नहीं है बल्कि वेक्टर एरिया है। एरिया की सरफेस के ऊपर अगर हम नॉर्मल कंसीडर कर लेते हैं, हम कहते हैं कि इसकी डायरेक्शन फर्ज करने के नॉर्मल है, तो वो बच्चे आपका वेक्टर एरिया बन जाता है। तो हमने इसकी सेकंड डेफिनेशन में वेक्टर एरिया का इस्तेमाल करना है, ना कि एरिया का इस्तेमाल करना है। अच्छा तो बच्चों, मुझे कहीं से पता चला है कि ये डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया का, तो इसको अब हमें साबित करके देखना है कि ये वाकई डॉट प्रोडक्ट है या नहीं है। आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। अब ये ना कहिए कि सर हमें वो नहीं आता। आप भी कहेंगे कि जो टीचर ने बात बतानी नहीं होती वो या तो कहता है आप पहले पढ़ चुके हैं या आप आगे पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन आपने ये चैप्टर में इक्विलिब्रियम में ये चीज़ पढ़ी हुई है। डॉट प्रोडक्ट को कैसे ओपन करते हैं? पहले ई का मैग्नीट्यूड लेते हैं, जो पहले
पहला वेक्टर होता है, यानी ई फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसका आप मैग्नीट्यूड लेंगे। और जो दूसरा वेक्टर होता है जहाँ पे वेक्टर एरिया है, इसका वो कंपोनेंट लेंगे वेक्टर एरिया का जो ई की डायरेक्शन में है। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें इस डायग्राम में, ये ग्रीन कलर में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो रेड कलर में आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेक्टर एरिया के दो कंपोनेंट्स बनाएंगे। देखिएगा कैसे, मैं यहाँ पे ब्लैक कलर में बनाता हूँ। एक कंपोनेंट ये होगा अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि हम अगर इसको एक्स एक्सिस कह लें, इसको वाई एक्सिस कह लें, तो ये आपके पास वाई कंपोनेंट होगा, ये कहलाएगा ए साइन थीटा। और वाला ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कहलाएगा ए कॉस थीटा। हमने ए का वो कंपोनेंट लेना है जो ई की डायरेक्शन में है, ई के साथ पैरेलल है। तो ए का कंपोनेंट ये देखें, कॉस थीटा की डायरेक्शन वही है जो ई की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन है। तो इसलिए मैं ई का पूरा मैग्नीट्यूड ले लिया और ए का वो कंपोनेंट लेंगे जो ई की डायरेक्शन में है। तो कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा, तो वो ए कॉस थीटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन गया, ई ए कॉस थीटा। जी हाँ, वही आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट है, या इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया के दरमियान। इसकी यहाँ पे हम सेकंड डेफिनेशन कुछ इस तरह से करेंगे, इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, जो कि हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। तो इसकी स्केलर की जगह पे आप डॉट प्रोडक्ट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि आपका फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है और फ्लक्स मिनिमम कब होता है। यहाँ पर कॉज की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वहाँ पर फ्लक्स भी आपका मैक्सिमम होगा। और हमें पता है कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और 1 से ज़्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकती कॉज की। और कॉज की मैक्सिमम वैल्यू 1 कितने एंगल पर आती है, 0 डिग्री एंगल पर आती है। तो अगर हम यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पुट करें तो ये फार्मूला क्या बनेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। कॉस 0 1 हो गया तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। भाई अब इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन चेक कर लें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास लाइंस इस तरह से जा रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये रेड कलर में एरिया पड़ा है और एरिया में से सारी लाइंस गुजर रही हैं। भाई यहाँ पर तो भाई 90 का एंगल बनेगा, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए मेरा हाथ मेरे हाथ को यूनिट एरिया कंसीडर कर लें और लाइंस इसमें सारी पास कर रही हैं। ये तो परपेंडिकुलर नहीं हो गया और एंगल हमने 0 पुट कर दिया। नहीं भाई, हमने एरिया के साथ एंगल नहीं देखना, हमने एंगल देखना है वेक्टर एरिया का जो नॉर्मल है उसके साथ। अब नॉर्मल और ग्रीन कलर के आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे एंगल 0 होगा। ये बच्चे यहाँ पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने एंगल कौन सा पुट करना है। आपने एंगल एरिया वाला पुट नहीं करना, आपने एंगल नॉर्मल वाला पुट करना है। इलेक्ट्रिक लाइंस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी आपने बच्चे वो एंगल पुट करना है। अब दोनों यहाँ पे नॉर्मल है इसलिए यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पुट किया और जब 0 पुट किया cos 0 1 होता है तो आपका आंसर कितना आ गया, ई ए। तो फ्लक्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब हम चलते हैं मिनिमम फ्लक्स की तरफ। मिनिमम फ्लक्स के लिए हम उस फार्मूले में हम 90 डिग्री एंगल पुट करेंगे। तो पुट करके देखते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos 90। तो cos 90 तो आपका 0 हो जाता है, जिसकी वजह से आपका फ्लक्स भी 0 हो जाएगा, मतलब 0 फ्लक्स या मिनिमम फ्लक्स। तो अब डायग्राम उसकी कैसे बनेगी, बिल्कुल अब हम इसके डायग्राम से समझते हैं। देखिएगा ये आपके पास लेट्स सपोज कोई आपके पास एरिया है और ये एरिया का नॉर्मल है। अब लाइंस कैसे पास करेंगी, अब लाइंस या तो इसके ऊपर से गुजर रही हैं एरिया के ऊपर से, या एरिया के नीचे से गुजर रही हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे मेरा हाथ है और लाइंस ऊपर से गुजर रही है और नीचे से गुजर रही हैं, लेकिन अंदर से लाइंस पास नहीं कर रही। जब तक अंदर से लाइंस पास नहीं करेंगी तो भाई फ्लक्स नहीं होगा। फ्लक्स तब भी होगा जब लाइन अंदर से पास करेंगी। तो अब देखिए लाइंस और नॉर्मल के दरमियान कितना एंगल है, 90 का एंगल है। हमने एंगल देखना नॉर्मल के साथ, दोबारा बता रहा हूँ, एरिया के साथ नहीं देखना, नॉर्मल के साथ एंगल देखना है। 90 डिग्री हमने पुट किया तो आपका आंसर कितना आ गया, 0 हो गया। ये था आपका मिनिमम फ्लक्स। एक चीज रहेगी, इसके हम यूनिट्स अभी फाइंड कर लेते हैं। भाई इसके यूनिट्स क्या हैं, तो इसके यूनिट्स सिंपल हम अभी फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से कर लेते हैं। अब देखिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के यूनिट्स होते हैं न्यूटन पर कॉलम और एरिया के होते हैं मीटर स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम, विच इज द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यही सब कुछ आपने बस टॉपिक में लिखना है। आपने सबसे पहले इसको डिफाइन करना है, डिफाइन करने के बाद फिर आपने इसकी मैथमेटिकली फॉर्म लिखनी है, दूसरी डेफिनेशन लिखनी है, मैक्सिमम की कंडीशन लिखनी है और साथ में मिनिमम कंडीशन की लिखनी है। साथ में हमें बता देना है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड वेक्टर एरिया, और इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और समझ आ जाए तो फिर भी बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप डाल दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।